गुड इवनिंग हर्षदीप बेटा, गुड इवनिंग ऑल बच्चा जितने यहाँ पे जितने प्रेजेंट है। अनिक, अंशुमन, अतुल, आयुष, दीक्षा, हर्षदीप, कनिका, कशिश, केशव, लश, नवीन, हेतु, सचिन, शिखा, समीर, आयुष, सूरज। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग अतुल। यस, हेलो, मेरी आवाज सबको अच्छे से आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, यस ना, अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे अभी भी थोड़ा कम ही हैं। ओके, 1 मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करिए ना। स्टार्ट करने से पहले अगेन, हमने पिछली क्लास के अंदर हमने पाश्चात्य प्रश्न के बारे में पढ़ाई किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, हम काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में, मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का मेजर टॉपिक होगा। अगेन हम क्या कर सकते हैं, हम अभी आपका कल लास्ट क्लास होगा, राइट है ना बच्चों? कल हमारा लास्ट क्लास होगा ना इस क्लास के अंदर, आपके बैच के अंदर केमिस्ट्री का बच्चों, यस सर। है ना? Yes, ये आपका हाँ, देखो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर के एंड में पहुंच गए हैं, जहाँ जहाँ की मैं आपको मोस्टली 2-3 क्लास में, 3 क्लास जा से दूंगा। हम एक क्लास में क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास में हम करेंगे जितने में न्यूमेरिकल्स है जेई के, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, जो वेंडर वाला इक्वेशन है, वो वेंडर वाले इक्वेशन के मैं आपके बारे में बताऊंगा, हम वो वाली कैसे लिख के आते हैं, ठीक है ना, हम वाला पार्ट करेंगे। अभी देखो, काइनेटिक थ्योरी से पढ़ने से पहले हम, मैं चाहता हूँ कि आपको पहला वाला याद है कि हम उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले करेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। यह आपका ना पिछली क्लास का ही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप सभी इसको क्वेश्चन टाइम लो, 1-2 मिनट लो, और प्लीज वैसे क्वेश्चन करिए, उसका मुझे आंसर बताइए। कम ऑन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बच्चा, क्या लिखा है? मैच द फॉलोइंग ग्राफ्स ऑफ आइडियल गैस विद देयर कोऑर्डिनेट्स। तो पहले का क्या होगा, बी। सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा? वेरी गुड बच्चा, पहला क्या होगा? पहले क्या होगा? बी आ जाएगा। सेकंड का सी। वेट करते, Third- थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। दिखाने के काफी बच्चा ज्वाइन होने उसके बाद हम स्टार्ट करें, ठीक है ना। बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट वेट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने ये देखा था, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं, हमें क्या मिलता है? एक लीनियर, एक डाउनवर्ड कर्व, सिम्बॉल कर्व मिलता है, किसके अंदर? ये मिलता है बॉयस लॉ के अंदर। किससे मिलता है? हमें मिलता है बॉयस लॉ के अंदर, राइट बच्चे, है ना, बॉयस लॉ को मिलता है। ओके, नवीन बेटा, सेकंड वाला क्या आंसर होगा? सेकंड वाला ग्राफ का क्या आंसर होगा बच्चा? नवीन, थर्ड। जी थर्ड वाला एकदम परफेक्ट, इसका आंसर होगा। तो बच्चा क्या, ये वाला आंसर। देखो बच्चों ध्यान दो, एग्जाम में ना ये वाला पार्ट एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो आप प्लीज ग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना, आप प्लीज ग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए फाइन, अब देखो बच्चों, ये हमने लिखा, सिंपल सी बात, अगर हम क्या करते हैं, पीवी वर्सेस वी को प्लॉट करते हैं, हमें क्या मिलेगा? हमें कांस्टेंट कर्व मिलेगा। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, पी वर्सेस वी को प्लॉट करते हैं, हमें डाउनवर्ड कर्व मिलेगा। हम करते हैं, जब हम पी वर्सेस 1/v को प्लॉट करते हैं, हमें क्या मिलेगा? हमें इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा, दैट इज लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। आई थिंक ये काफी कॉमन है, हम किसे देखते हैं? आपका बॉयस लॉ में देखते हैं, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं, ये वाला पार्ट। ओके, अब ये वाला आंसर है ना, प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स इसका आंसर, मुझे इसका आंसर आपको आपसे जानना है,
पहला वाला एंड सेकंड वाला। कम ऑन, सिंपल है, काफी सिंपल है, खाली आपको अंडरस्टैंड कर गेस, खाली आपको पॉइंट आउट करना है। आई थिंक पहला तो सिंपल होगा, ये आपका फर्स्ट वन, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट वन होगा, बॉयज लो वाला, है ना। चार्ल्स लो क्या होगा, चार्ल्स लो आपका होगा आपका सेकंड वाला, सेकंड वाला आपका चार्ल्स लो हो जाएगा, है ना। डेल्टन वाला कौन सा होगा, बी। डेल्टन वाला आएगा, बी आएगा आपका, दैट इज बी। थर्ड वाला आपका डेल्टन से आ जाएगा। अब फोर्थ वाला क्या होगा, ए। एवोगैड्रो वाला, ए। तो ये आपका फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बच्चा, आप सेकंड मैच द फॉलोइंग करिए बच्चा, जल्दी जल्दी। आप प्लीज चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए बच्चा। कम ऑन बच्चा, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। प्लीज आप थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पीड काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इसमें से आपका एग्जाम पूछा जाता है। क्लास जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म कर देंगे, तो अगर आप आंसर जल्दी दोगे हम क्लास को जल्दी एंड कर सकते हैं बच्चा। कम ऑन, मोलर वॉल्यूम, ऑब्वियसली फर्स्ट का आंसर सी आएगा, फर्स्ट का आंसर आएगा सी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा, उसमें बोलेंगे आइसोकोल, है ना, क्या बोलेंगे, आइसोकोल बोलेंगे। सेकंड क्या बोला है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ए। क्या होगा ये आपका, आइसोथर्म। 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 ओके, आई थिंक माइक रिसाउंड हो रहा है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, ठीक है, थोड़ा देखेंगे इसको, कोई नहीं, चलता है। फिर हम क्या देखा, फिर हमने देखा कांस्टेंट प्रेशर, हम इसको बोलेंगे आइसोबार, ये आपका थर्ड वाला हो जाएगा, राइट, आपका थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है, हमने पूरे ग्राफ को, हमने पूरा लॉस को भी यहाँ पे समराइज कर दिया, ठीक है। आगे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कौन, बेटा आयुष ठाकुर, बेटा ठाकुर आयुष, एक क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, ये वाला पार्ट। A person living in Shimla observed that cooking food without using pressure cooker takes more time. The reason for this observation is that a high altitude. क्या आंसर आएगा बच्चा, ऑप्शन है प्रेशर इंक्रीसेस, टेम्परेचर डिक्रीसेस, प्रेशर डिक्रीसेस एट टेम्परेचर डिक्रीसेस। So temperature decreases. टेम्परेचर तो कोई लेन देन नहीं है ना बच्चा। प्रेशर डिक्रीजेस। देखो हाई, क्या हो रहा है, हाई एल्टीट्यूड पे जाए तो क्या होगा, सिंपल से बता, जब हाई एल्टीट्यूड में क्या क्या होगा, आप बोलोगे प्रेशर क्या होगा उसका, डिक्रीज होगा, क्या होगा, इसका Pressure आंसर क्या decreases. आएगा, क्या आएगा, प्रेशर डिक्रीज। आप भी सही बोल रहे थे, लेकिन मोस्टली टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर का फैक्टर ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हम ऐसा कोई बिग डील वाले पार्ट नहीं, हम जितना चाहे उतना टेम्परेचर अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका प्रेशर डिक्रीजेस के बारे में, ठीक है। चलिए, ये वाला, हाँ, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, ये वाला ग्राफ आपको एग्जाम पूछ सकते हैं। कम ऑन, क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, आयुष बेटा क्वेश्चन पढ़िए। A plot of volume V versus temperature T for a gas at constant pressure is a straight line passing through the origin. The plot at different values of pressure are shown in figure 5.1. Which of the following order of pressure is correct for this gas? ओके, तो देखो बच्चों, हमने इसके बारे में पढ़ाई किया था, है ना। तो ये किसी का वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है ना। हमने क्या रखा है यहाँ पे, प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो कौन सा होगा, ये कौन सा होगा बच्चा, पहले बताओ। ऑप्शन 3। ऑप्शन थर्ड। हाँ, ऑप्शन थर्ड है। लॉ कौन सा बच्चा, कौन सा लॉ है ये हमारा, चार्ल्स लो। एकदम से क्या होगा हमारे, चार्ल्स लॉ है। तो मैंने आपको ये बोला था, जो भी जो भी लाइन क्या होगा, जो भी आपका आइसो बार लाइन होगा, जो भी आपका टेम्परेचर जितना पास होगा, क्या होगा, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन राइट आंसर, मतलब क्या होगा, इससे क्या होगा, इसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, उसका P3 का होगा, फिर P1 का, फिर P2 का होगा, ठीक है ना, ये हमने देखा। चलिए अब हम आगे जाते हैं। हाँ, ये वाला बच्चा पढ़िए, इसमें ये ना, ये वाला पार्ट है ना, ये आपका ये 10⁻23 है। चलो, इसका आंसर बता बच्चों, which of the following figure does not represent 1 mole of dioxygen at standard temperature pressure? इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ बच्चों, कम इजी है, काफी इजी है, कम बच्चों बोलो बच्चों, बच्चों बोलो, हेलो बच्चों। So D. यस, डी इज द राइट आंसर। और दूसरा भी दिख रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। हम ही जानते हैं जब मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 की बात करते हैं 1 मोल में, तो क्या होगा, अगर आपका प्रेशर 1 बार है, अगर आपका प्रेशर 1 बार है और आपका टेम्परेचर कितना है 273 है, तो आप क्या बोलोगे, वन कोई भी गैस, उसका मोलर वॉल्यूम कितना होगा, उसका मोलर वॉल्यूम होगा कितना, 22.7 लीटर होगा। तो क्या होगा, ये तो राइट आंसर है, ये तो राइट आंसर है। हम ये जानते हैं 1 मोल कोई भी सब्सटेंस में कितना मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप बोलोगे उसका एवोगैड्रो जितना उसका नंबर्स होता है। तो क्या होगा, इसमें ऑप्शन 2 भी राइट है। अब देखो, हम ये भी जानते हैं कि 1 मोल में क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास जितना ग्राम होगा। अब देखो, जब हम बोलते हैं डाइऑक्सीजन तो क्या होगा, O2 होगा। तो O2 में कितना होगा, O2 1 मोल O2 में कितना ग्राम होगा बच्चों, 1 मोल O2 32 में ग्राम। कितना होगा, 32 ग्राम। क्या होगा, तो कितना 32 ग्राम होगा। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 16 ग्राम दिया है, तो ये भी क्या होगा, आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। एंड ऑप्शन 4 भी क्या होगा, आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1 एंड 4 इज द राइट आंसर। इससे मैं बोलूंगा आंसर 1 एंड 4 इज द राइट आंसर। बच्चों समझ में आ रहा है सही बच्चों को, जिन Yes, बच्चों को आ रहा है sir. प्लीज फटाफट थम्स अप डालिए बच्चे चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी, कम ऑन बच्चे, फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए। आप एकदम शांत थोड़ी हो सकते हो, कम ऑन बोलिए। थैंक यू साहिल, थैंक यू केशव, बाकी बच्चे थैंक यू, नवीन, अनिक बेटा थैंक यू, विपिन बेटा थैंक यू, सचिन बेटा थैंक यू आयुष, आदित्य, शिवानी बेटा थैंक यू सो मच बेटा। ओके यस, तो समझ गया बच्चों, ये पार्ट समझ गया ना। ओके चलो हम आगे जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैस के बारे में। अब देखो, ये पार्ट पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं, अगर मैं आपको ये बोलूं, ये जो थियरी किस पे बेस्ड है, ये आपका पोस्टुलेट और अजम्पशन पे बेस्ड है। तो हम इसमें जो जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो पूरा ट्रू नहीं है, ठीक है, क्या वो पूरा आपका ट्रू नहीं है। 2 मिनट को बच्चों में थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ठीक। ओके, अब देखो, ये जो थ्योरी किस पे, अजम्पशंस और इस पे बेस्ड है। तो आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये जो करंट थ्योरी है ये आपका क्या है, ये आपका थ्योरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो आपको 11th या 12th में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं समझूंगा जेडब्ल्यू पर्सपेक्टिव से ये थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको खाली पॉजिटिव पढ़ के इसको डिमिनिश करेंगे, ठीक है, खत्म करिए इसको। चलिए, अब कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। फर्स्ट अजम्पशन क्या बच्चों, जल्दी पढ़ो बच्चों। कौन पढ़ेगा, साहिल बेटा पढ़िए, साहिल A बेटा पढ़िए। gas consists of tiny spherical particles called atoms, molecules of the gas which are identical in shape and size. हाँ, तो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, हमारा पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जो भी गैस है ना, द गैस कंटेन टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और क्या होगा, उन सबका मास और साइज क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये बताओ बच्चों, क्या सच में ऐसा पॉसिबल रियल लाइफ के अंदर, ऑब्वियसली मैटर का टाइनी स्फेरिकल है, हमेशा यहाँ पे वैलिड नहीं है वाला पार्ट, ठीक है ना। तो खाली आपका assumption ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब हम जाते हैं सेकंड assumption के बारे में। हाँ साहिल बेटा पढ़िए बेटा, कम ऑन पढ़िए The बेटा। volume occupied by the particle is negligible in comparison to the total volume of the gas. एकदम सही, क्या होगा, हमने ये बोला जो भी छोटा पार्टिकल कहता है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, मतलब मान के चलते हैं हमारे एक पार्टिकल ये आपका कितना स्मॉल स्पेस, थोड़ा वॉल्यूम मत के चलो, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 10 ml, यहाँ पर 10 ml ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन जो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, हम मान जाते हैं कि आपका टोटल वॉल्यूम है 1000 लीटर, कितना है 1000 लीटर है। तो 10 ml और 1000 लीटर कितना है, बहुत बड़ा है ना। तो क्या होगा, आप क्या बोल सकते हो, 10 ml के सामने क्या होगा, 1000 क्या होगा, नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत छोटा वैल्यू है, हम उसे क्या सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल
इन कंपेरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में। ठीक है, यह पार्ट हम खत्म किया। आगे पढ़िए बच्चा, आगे पढ़िए। Gaseous molecules are always in random motion and collide with each other and with the walls of the container. जी, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जो हमारा तीसरा पॉसिबिलिटी ये कहता है कि आपका जो गैस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, क्या होगा, हमेशा रैंडम मोशन क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो आपस में भी टकराएंगे और आपका वॉल से भी टकराएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, जैसे वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहा है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपस में ऐसे कोलाइड करेंगे, ये आपस में लड़ेंगे, और साथ क्या, ये जो वॉल है ना, ये वॉल के साथ भी क्या होगा, ऐसे कोलाइड करेंगे। कौन से, आपके टाइनी पार्टिकल्स। ये किसका वाला है, ये आपका क्या, आपका थर्ड पॉइंट है, ये आपका क्या है, थर्ड पॉइंट है। तो ये पार्ट समझ में आया बच्चों, कोई डाउट नहीं है इस वाले पॉइंट के अंदर, डन है। Yes, sir. बच्चों, यस सर। चलिए ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Pressure is due to the collisions of the particles with the walls of the container. ओके, और हमने क्या देखा, द प्रेशर इज ड्यू टू द collision ऑफ द पार्टिकल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब क्या हो रहा है, अब उन्होंने ये बोला है जो प्रेशर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स की वजह से हो रहा है। क्यों, जब पार्टिकल्स क्या करें, कोलाइड करते, क्या होगा, उनके बीच में फोर्स और अट्रैक्शन हो रहा है, क्या होगा, प्रेशर, क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है, एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। और उन्होंने क्या बोला है, इट इज कॉल्ड द इलास्टिक collision। अब बच्चों, इलास्टिक collision क्या होता है उसके बारे में समझ मैटर करता है। इलास्टिक collision ये collision होता है जिसका टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर collision रिमेन कांस्टेंट या सेम। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा, जब मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है तो क्या हो रहा है, उनकी टोटल एनर्जी क्या हो रही है, खत्म नहीं हो रही, क्या वो कांस्टेंट हो रहा है। लेकिन सोचो बच्चों, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है। सिंपल सी बात, अगर आप ये रहो, अगर चल रहे हो, आप थोड़ा वॉल से टकरा गए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका क्या होगा, थोड़ा आपका क्या होगा, आपका एनर्जी का थोड़ा घट जाएगा। सिमिलर क्या होगा, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जब वो कंटेनर से कोलाइड कर रहा है और आपस में जब कोलाइड कर रहा है, कैसा हो रहा है आपका, वहां पे आपका इलास्टिक collision हो रहा है। इलास्टिक collision मतलब क्या, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर collision क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ये बात समझ गया बच्चा, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। हेलो बच्चों, सर रिपीट कर देना एक बार। जी रिपीट करता हूँ। इस पॉइंट में ये बोला है, द प्रेशर, जो आपका इस कंटेनर में जो प्रेशर गिर रहा है तो किसकी वजह से गिर रहा है, वो आपका पार्टिकल गिर रहा है। कब, जब पार्टिकल कर रहा है, कोलाइड कर रहे हैं, जब पार्टिकल कर रहे हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और क्या होगा, जो वॉल से कोलाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें से प्रेशर गिर रहा है। लेकिन ये जितने भी कोलाइड्स हैं, ये जितने भी क्या हो रहा है, ये जितने भी collision कैसे हैं, इस सारे collision कैसे इलास्टिक collision है। अब इलास्टिक collision क्या होता है, ये मान के चलो, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको दूसरा रेड बॉल है, यहाँ पे आपका दूसरा रेड बॉल है, ठीक है ना। मान के चलो क्या हो रहा है, ये जो व्हाइट बॉल है क्या हो रहा है, ये घूम के आ रहा है। हम ये मान के चलते हैं, पहले जो घूम रहा होगा उसके अंदर क्या होगा, 500 जूल की एनर्जी, कितनी एनर्जी है, 500 जूल की एनर्जी। अब क्या हो रहा है, जब ये क्या करे, इससे कोलाइड कर दिया, इससे क्या किया, व्हाइट बॉल ने कोलाइड कर दिया, तो जैसे कोलाइड किया क्या हुआ, जितना एनर्जी व्हाइट वाले के पास, अब क्या हो रहा है, उतनी एनर्जी किस पे आ जाएगी, आपका किसके पे, रेड वाले बॉल पे होगी। पहले कितना, इसके अंदर 500 था, अब अभी इसमें कितना होगा, इससे भी 500 जूल होगा। मतलब क्या होगा, बिफोर एंड आफ्टर क्वेश्चन क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगी, सेम हो, क्या होगी आपकी टोटल एनर्जी सेम होगी। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं इलास्टिक collision बोलते हैं। अभी समझ पड़ा बच्चों, कोई डाउट नहीं ना यहाँ पर, डन। नो सर। नहीं समझ रहा बच्चा, सर आ हेलो? गया। आ गया, ओके फाइन। आयुष बेटा समझ में आ रहा है बच्चा, आयुष, साहिल, सर केशव। मतलब रेड बॉल के पास कोई भी एनर्जी नहीं थी और जब कोलाइड करेगी तो एनर्जी आ जाएगी उसके पास। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है ना, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, हमने क्या देखा, हमने ये बोला मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन ऑलवेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, collision कर रहे हैं, एक एनर्जी दूसरे पास जाए तो दूसरी एनर्जी तीसरी के पास है।
लेकिन क्या होगा, जो सिस्टम में जो एनर्जी हो क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। सिस्टम के अंदर क्या होगा, जो एनर्जी क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये हमारा पोस्टुलेट कहता है। अभी समझ पड़ा बच्चा? Yes, देखो sir. ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये मैं बोलता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। ये खाली इमेजिनरी है, ये खाली इमेजिनरी है, ठीक Yes. है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, पढ़ो बच्चा, साहिल बेटा पढ़ो इसको। Newton's law of motion are applicable on the motion of the gaseous particles. नीचे Attractive पढ़ो or repulsive forces is equal to zero. जी। अब यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट मैं बोलूंगा आपको खाली इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है ना। अब देखो, आप हमेशा ध्यान रखना, जो न्यूटन्स लॉ है, आप क्या बोलो, न्यूटन कितना लॉ है, आप बोलो न्यूटन का 3 लॉ है, ठीक है ना। आप हमेशा ध्यान रखना, जो न्यूटन का जो लॉ है किसमें अप्लीकेबल होता है, वो आपका माइक्रो पार्टिकल में अप्लाई करता है, मतलब कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उसमें अप्लीकेबल है। लेकिन ना, जब हम पार्टिकल्स के बारे में बात करें उसमें क्या होगा, आप बोलो पार्टिकल्स, ये कैसे आपका ये होता है, आपका टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या टाइनी पार्टिकल्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉलो होता है? तो मैं समझता हूँ फॉलो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोला है आर एप्लीकेबल। तो ये क्या, ये आपका क्या है, ये आपका अजम्पशन है। मैं समझता हूँ ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपका रेफरेंस बुक से मैंने इसको निकाला है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो उसको खाली आपका खाली इंफॉर्मेशन के लिए, इसको आप खाली इंफॉर्मेशन ध्यान रखो, ठीक है ना, ये वाला पार्ट के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला पार्ट, नेक्स्ट पोस्टर पढ़ो बच्चा, क्या लिखा है, नेक्स्ट पोस्टर पढ़ो बच्चा, क्या लिखा है। Effect of साहिल बेटा, effect of gravity is negligible on the molecular motion. हाँ, तो मतलब क्या होगा, जब मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहा होगा क्या होगा, उसके अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। ये क्या आपका, ये आपका एक पोस्टुलेट है, ये क्या आपका एक आपका पोस्टुलेट है, समझ गए। मतलब कि जो भी रैंडम मोशन कर रहा होगा, कोई भी फोर्स क्या होगा, उसको डाउनवर्ड पुल नहीं कर रहा होगा। ये आपका नेक्स्ट पोस्टुलेट है किसका, काइनेटिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कोई मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल डाउनवर्ड नहीं आ रहा है, हो सकता है रैंडम अपर अपर क्या हो रहा है, घूमते जा रहे हैं, कोलाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे खाली इतना छोटा पार्ट और कुछ वाले पार्ट नहीं है। ओके, ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़िए बेटा इसको, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट, पढ़िए। The average kinetic energy of the gaseous molecules is directly proportional to the absolute temperature of the gas. ओके, अब नीचे वाला पार्ट भी पढ़ लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए, ये बॉक्स में जो लिखा है। Depends only on temperature and not on nature of the gas. हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान ध्यान देने वाली बात ये है, जो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और वो कोई भी नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसका, ये आपका नेक्स्ट पोस्टुलेट है, ठीक है ना। और देखो ये जो वैल्यू है, ये जो मैंने आपको लिखा है, ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको लिखा है, इसको आपको याद नहीं करना। तो क्या होगा, आपका एवरेज करंट कितना होता है, आप बोलोगे 3/2 क्यूबिटी होता है, ये आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है। आपको ध्यान नहीं रखना, खाली नॉर्मल देखो, हाँ ये होता है करके, एग्जाम में आपको ये वाला पार्ट नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। और एक बात, हम केबी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, केबी क्या होता है, केबी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केबी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब हम आइडियल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करता है, तो हमें क्या मिलता है, हमें केबी की वैल्यू मिलते हैं। कितनी वैल्यू होती है, 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन। हमें क्या मिलेगा, बोल्ट्जमैन की वैल्यू को मिलेगा, ठीक है ना। आर के आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो आपको इतना पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हमने जितना पोस्टुलेट पढ़ा, कहने के बाद क्या है, ये जो पोस्टुलेट है आप खाली इंफॉर्मेशन के लिए, ये आप खाली थ्योरी एग्जाम लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँ एग्जाम में आपको, अगर आप रिविजन कैसे 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 करोगे, आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म मिल जाए, कैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट कैसे लिखोगे, आप ये बोलोगे, सबसे पहला पॉइंट ये लिखोगे, दैट इज, 2 सेकंड, हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट में ये लिखूंगा, दैट इज गैस। जो गैस क्या है, गैस कंसिस्ट ऑफ, क्या होगा बच्चों, गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। क्या होगा, ये आपका टाइनी पार्टिकल्स होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट होगा। सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोला था,
बोलो बच्चों, हमने सेकेंड प्रोसेस क्या पढ़ा था? आप ये हमने ये पढ़ा था, दैट इज द वॉल्यूम occupied ऑफ पार्टिकल. हाँ, क्या बोला था? द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल is is negligible. negligible in comparison Total volume of gas. of total वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना. ये हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था, ठीक है ना. थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ा था? आप ये बोलोगे, गैस करते हैं, गैस ऑलवेज परफॉर्म रैंडम मोशन. क्या करते हैं? रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं. क्या करते हैं? रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं. और ये क्या होता है? ये रैंडम मोशन क्या होता है? आप बोलो क्या होता है? कंटेनर में क्या होता है? कंटेनर में होता है प्रेशर. क्या होता है इसमें? प्रेशर एक्सर्ट होता है. क्या होता है? प्रेशर एक्सर्ट होता है. क्यों? वो आपस में क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं. और यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका वॉल्स ऑफ कोलाइड कर रहे हैं. फोर्थ पॉइंट क्या बोलोगे? जो भी कोलिजन हो रहे हैं, जो भी आप क्या हो रहा है, जो भी आप कोलिजन हो रहे हैं, वो कैसे है? दैट इज परफेक्टली इलास्टिक. कैसा है आपका? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है. मतलब क्या होगा? टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन्स कांस्टेंट. परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा. अब ये बोलोगे बिफोर एंड आफ्टर क्या होगा? टोटल एनर्जी क्या होगी इसकी? टोटल एनर्जी क्या होगी इसकी? कांस्टेंट ही रहेगी, मतलब चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना. ये आपका फोर्थ अजम्पशन है. फिफ्थ वाला पार्ट क्या बोल सकते हो? फिफ्थ वाला पार्ट ये बोल सकते हो. बोलो बच्चों, फिफ्थ वाला पार्ट कौन सा होगा? सोचो, जल्दी बता बच्चों, कम ऑन. मैं नहीं बोलूंगा. Kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. एकदम सही. हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये हमने देखा था. 6 पॉइंट आप ये बोल सकते हो, कोई भी गैस के अंदर क्या होगा? जो भी गैस क्या होगा, कोलेट करेगा, क्या होगा? उनमें कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं क्या होगा? उसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना. तो ये हमारा क्या है? मोटा मोटी 6 पॉइंट है जिसको आपको नॉर्मल समझना है. ऐसा कोई ये बिग डील वाला पार्ट नहीं, ये काफी सिंपल वाला पार्ट है. समझ के बता वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है आप इस वाले पार्ट के अंदर बच्चों? डन है? No, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, सो अभी हम जाते हैं, अभी हम किससे बारे जाते हैं? अभी हम जाते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में. मैं बोलूंगा नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है. तो बच्चों, लास्ट 30 मिनट से हम इसको 20-25 से खत्म करेंगे. आप प्लीज अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करिए एंड समझिए, ठीक है ना. कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं. इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आता है? इसमें से क्वेश्चन आता है ग्राफ के ऊपर. इसमें ग्राफ आएगा, हम ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ कहना क्या चाहता है, ठीक है ना. चलिए, ये वाला पार्ट 2 मिनट थोड़ा पानी पीता हूँ, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है ना बच्चों. चलो, ठीक है, कम ऑन. कौन पढ़ेंगे अगेन? पढ़ाई कौन करेगा? चलिए अनिक बेटा पढ़िए. अनिक बेटा पढ़िए, कम ऑन. Molecular speed. Gas molecules are always in continuous motion. They collide with each other and with the walls of the container, change in their speed and redistribution of energy. देखो, पहले हमें क्या पढ़ा था पोस्टर में कि एनर्जी चेंज नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे आपका एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, ठीक है ना. तो जब भी आपका मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में आएगा, तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? आपको फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखना है, दैट इज गैस मॉलिक्यूल्स आर इन ऑलवेज कंटिन्यूअस मोशन. ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा. सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? क्या होगा? कि दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर. ये आपका थर्ड पॉइंट होगा. इससे होगा जब क्या होगा? जब वो कोलाइड करते क्या होगा? उनका क्या होगा? स्पीड भी क्या होगा? चेंज. क्या होगा? आपका स्पीड भी चेंज हो जाएगा. अब देखो बच्चों, ये जो मॉलिक्यूलर स्पीड है इंपॉर्टेंट क्यों है? हम एक्चुअली इसमें क्या होता है? 3 पॉइंट पढ़ते हैं. कौन सा? हम इसमें निकालते हैं एवरेज स्पीड, फिर हम निकालते हैं इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फिर निकालते हैं इसके अंदर आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालते हैं, है ना. तो हम बेसिकली यहाँ पे 3 हम स्पीड निकालते हैं. अब कैसे निकालते हैं हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना. चलिए, चलो पढ़िए बेटा, अनिक बेटा पढ़िए इसको. Speed and energy of all the molecules at any instant are not the same.
Measuring speed of an individual molecule is not possible. एकदम सही बात है। तो आप ये बोलोगे जब भी क्या होगा, जब कंटेनर क्या होगा, आप बोलोगे कंटेनर में तो हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होता है, हजारों मॉलिक्यूल्स होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्पीड तो निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 फैक्टर लेना पड़ेगा। क्या निकाल सकते हैं हम, उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, या तो उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाल सकते हैं, या तो उसका रूट मीन स्क्वायर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, हम उसका आगे पढ़ेंगे। क्यों, बिकॉज द स्पीड and energy of the all molecule or any instant is not possible। यानी क्या होगा, हर इंस्टेंट में हम सेम स्पीड वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा, या तो उसका आरएमएस स्पीड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें, आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो ओके, पढ़िए बच्चा इसको। अनिक बेटा कम ऑन, कंटिन्यू करिए। Types of molecular speeds. सॉरी Average speed, most probable speed, root mean square speed. ओके, अब देखो, जब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, तो मैं आपको एवरेज स्पीड का हिंट देता हूँ, वो कैसे निकालते हैं। अब देखो हम कैसे निकालेंगे। सपोज करते हैं कि आपका मॉलिक्यूल ए है, उसका स्पीड मानते हैं, उसका स्पीड है u1। मैं बोलता हूँ दूसरा मॉलिक्यूल है बी, इसका स्पीड क्या है आपका μ2 है, एंड सी कितना आपका u3 है। अगर मुझे इसका सबका वैल्यू किसमें दिया, आपका मीटर पर सेकंड में दिया गया है। क्या दिया, मीटर पर सेकंड में दिया होगा, तो मुझे इसका एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा। आप बोलोगे सर में करें उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 डिवाइड बाय 3 करेंगे। सिमिलरली जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे इसका मॉलिक्यूल को, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो आगे पढ़ते हैं। ओके, ये दिख रहा है आपको यार पार्ट, प्लीज बेटा पढ़िए इसको, Yes, sir. प्लीज बेटा पढ़िए। Arithmetic mean of the speeds of different molecules of the gas. ओके, हम कैसे अर्थमेटिक निकालते हैं। अब देखो, आप बोलोगे ये वाला सर कैसा है, आप बोलोगे ये वाला कैसा है, तो ये वाला ये जो वैल्यू है, ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये मैंने इसका रेफरेंस बुक से इसका निकालना है। तो अभी क्या करना है आपको, जेडब्ल्यू के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ जेडब्ल्यू के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं पूछेंगे। तो कैसा होगा, हम निकालते हैं यू एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे √8 RT/πm, ये होता है, ठीक है ना। ये इसका वैल्यू हम ऐसे इस फॉर्मूला से निकालेंगे। कैसा, 8 तो कांस्टेंट है, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर केल्विन, पाई मतलब क्या 3.14, M मतलब क्या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, सपोज करते हैं कि आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड क्या है, आपका स्पीड आपका u1 u2 u3 डॉट un है, इतना मॉलिक्यूल है। अगर मुझे डिफरेंट मॉलिक्यूल का डिफरेंट गैस स्पीड दिया हो, तो हम उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे म्यू एवरेज इज इक्वल टू म्यू एवरेज कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे μ1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट un डिवाइड बाय n। ऐसे निकलेगा बच्चों, ऐसे निकालेंगे ना बच्चों, है कि नहीं। Yes, sir. ऐसे निकालते हैं। तो जब क्या होता है, जब पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा। ये क्वेश्चन को याद ध्यान रखना है, ये किसके लिए, सिर्फ जेडब्ल्यू के लिए। वापस बोल रहा हूं बच्चों, सिर्फ जेडब्ल्यू के लिए, बोर्ड के लिए आपको इतना लंबा करेंगे, आपको इसका फॉर्मूला याद जरूरत नहीं है, आप बोले इतना पार्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा, डन है, Yes, sir. समझ गए बच्चा। चलिए फाइन, अब देखो अभी हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। अगेन बेटा पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे हमने बताया था, हम एवरेज कैसे निकाल रहे हैं, दैट इज u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट un डिवाइड बाय कैपिटल क्या आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या आपका है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में दिया है। हम क्या देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होगा, दैट इज यूज द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हम ये फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। वापस बोलो बच्चों, कौन सा पार्ट आपको ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, जेडब्ल्यू के लिए, ठीक है। ध्यान रहेगा बच्चों, ये वाला पार्ट ध्यान रहेगा। Yes, sir. अगेन बोल रहा हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई, अगर आपको एग्जाम में निकालने बोलेंगे तो, ठीक है। चलिए ओके, अभी हम पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में, ठीक है ना। कमन बताने वापस पढ़िए बच्चा, इसको वापस पढ़िए। Speed possessed by the maximum number of gas molecules. ओके, क्या बोला है, स्पीड पोस्ट बाय द
मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब मान के चलते हैं, जैसे मैं बोला, जैसे मैं बोल रहा है पीयूष है, यहाँ पीयूष है, अनिक मैं आपका नाम भी यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे अनिक है, ठीक है ना, यहाँ पे अनिक है। अगर तीसरे एक बंदे हैं, मैं बोलता हूँ कि कशिश है ना, हम तीनों कर रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि पीयूष राइड कर रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं, इनका स्पीड नॉर्मल स्पीड है, ठीक है ना। अनिल ड्राइव कर रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है ना, और कशिश ड्राइव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर पे, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है जो कॉमन है, मतलब कि कौन सा स्पीड को ज्यादा लोग प्रिफर कर रहे हैं, आप बोलोगे 30 किलोमीटर पर, 30 क्या आपका, किलोमीटर पर आवर। क्या आपका, ये आपका मोस्ट प्रोबेबल, मतलब क्या, तो सारे लोग क्या करते हैं, इस स्पीड को ज्यादा नॉर्मली प्रिफर करते हैं। तो आप ये बोलोगे, आप ये बोलो 30 किलोमीटर पर क्या होगा मेरा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्या होगा मेरा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। समझ में बच्चा वाला पार्ट के डाउट है? Yes, sir. ओके, अगेन देखो, अगेन मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स को समझाता हूँ। सपोज करो कि क्लास के अंदर क्या है, क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं। जी शिवानी बेटा, ओके, सपोज करो क्लास में 100 बच्चे, ठीक है ना, टेस्ट हो रहा है। ये मान के चलते हैं 30 बच्चे लोग का मार्क्स आ रहा है 45 मार्क्स आउट ऑफ 100, और 60 बच्चों का मार्क्स आ रहा है 65 मार्क्स, एंड मैं बोलता हूँ 10 बच्चों का मार्क्स आ रहा है 80 मार्क्स। तो आप बोलोगे कौन सा मार्क्स मोस्ट प्रोबेबल है, आप बोलोगे 65 जो मार्क्स। 60 है, क्या जो 60 बच्चे 65 है ना, आप बोलोगे 60 बच्चे कैसे है 65 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, तो मतलब क्या होगा मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स से होगा आपका 65 मार्क्स होगा। सिमिलरली अगर बात करता हूँ मोस्ट पर स्पीड के बारे में, तो आपको मोस्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए, दैट इज मोस्ट पर स्पीड का फॉर्मूला होता है इसका √2RT/m, इसका फॉर्मूला होता है। अगेन बोलूंगा, ये फॉर्मूला आपको खाली याद करना है किसके लिए, सिर्फ JW के लिए, सिर्फ जे के लिए आपको याद करना है, बाकी के लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सही है बेटा, समझ गए, तो डाउट ये ना, Yes, sir. ठीक है ना। अब देखो ये हमने निकाला, अब मान के चलो एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसा आएगा, सपोज कैसे पूछेंगे आपको, देयर इज अ गैस which has the molecular mass 35 gram per mole, having temperature lies in temperature of 273 Kelvin temperature, और आपको बोलेंगे फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो क्या होगा, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है और आपको आंसर निकाल देना है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करके आपको आंसर निकालना है, समझ गए, डन बच्चा, क्वेश्चन ओके। Yes, sir. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर के बारे में। तो अनिक बेटा अगेन प्लीज रेफर करो बच्चा। बेटा तो मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही सर, वो वाली। अभी दिख रही है, अभी दिख रही है, बाकी सब बच्चों दिख रही है, हेलो Yes, बच्चों। sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, केशव आप पढ़िए बच्चा, केशव आप पढ़िए, केशव आप Root पढ़िए। means square speed. Square root of mean of squares of speeds possessed by the gas molecules. ओके, अब देखो ये कैसे निकालेंगे, अब देखो हम बात करें पीछे से। अब मान के चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट मीन स्क्वायर, तो क्या होगा, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसका मान के चलो स्पीड क्या है u1 है, अगर मुझे उसका रूट मीन स्क्वायर कैसे निकलना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले करूंगा स्क्वायर। तो क्या होगा, मेरा फर्स्ट स्टेप होगा स्क्वायर करना। तो क्या करूंगा, मैं जो भी स्पीड है मैं उसे करूंगा स्क्वायर करूंगा, v1 स्क्वायर करूंगा, फिर क्या करूंगा, मैं मीन करूंगा, मीन मतलब क्या, उसका एवरेज लूंगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या लूंगा, उसका एवरेज लूंगा, और थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा, आप बोलोगे थर्ड स्टेप मेरा होगा उसका रूट निकालना, क्या होगा मेरा रूट निकालना होगा, ठीक है ना। अब अगेन देखो मान के चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ मेरे पास दो गैस है, मेरे पास दो गैस है, जिसका पहले का है मेरा u1 है, सेकंड का मेरा क्या है आपका u2 है, और थर्ड का क्या मेरा, थर्ड गैस मेरा u3 है। अगर मुझे इन दोनों गैस का निकालना है रूट मीन स्क्वायर, तो क्या करूं मैं, सबसे पीछे जाऊंगा, पीछे क्या लिखा है पे स्क्वायर, ये फर्स्ट होगा, ये मेरा सेकंड स्टेप होगा, और ये मेरा थर्ड स्टेप होगा। तो कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले करूंगा मैं स्क्वायर करूंगा, तो क्या होगा, मैं करूंगा u1 स्क्वायर, फिर करूंगा मैं u2 स्क्वायर, थर्ड तीसरा में लिखूंगा u3 स्क्वायर लिखूंगा,
सेकंड स्टेप क्या होगा, उसका मीन निकालना, मीन मतलब क्या, उसका एवरेज है। तो क्या करूंगा मैं, ये मेरा होगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर डिवाइड बाय 3। क्यों, क्योंकि मैंने 3 पार्टिकल लिया। तो लास्ट में मुझे करना क्या, मुझे उसका रूट निकाल, तो रूट कैसे निकालूंगा, उसका मैं पूरा का रूट निकाल दूंगा, तो मैं उसको पूरा अंडर रूट निकाल दूंगा। तो इससे मेरा क्या निकलेगा, इससे मेरा क्या आएगा, मेरा रूट मीन स्क्वायर आएगा। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा क्या आता है, मेरा रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू ये आता है, कौन सा, दैट इज VRMS speed is equal to, that is root mean square velocity is equal to under root of 3RT by m। तो ये भी किसमें याद करना आपको, ऑब्वियसली आपको JW के लिए याद करना है, बाकी किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भी यहाँ पर, डन है। Yes, sir. बाकी बच्चे प्लीज, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए प्लीज। शिवानी, केशव, विपिन, आदित्य, Yes, sir. कशिश, Yes, नवीन, sir. डन है, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, देखो क्या हमने कैसे किया, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या बोला है, रूट मीन स्क्वायर। तो मतलब क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया, जो भी आपकी वेलोसिटी है हमने क्या किया, उसकी स्क्वायर कर दिया। तो u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट un स्क्वायर किया। फिर मैं क्या किया, उसका मीन निकाला, मीन मतलब क्या, उसका एवरेज निकालना है, उसे क्या नहीं, उसका एवरेज निकाला, एवरेज निकाला, सबको ऐड करके डिवाइड बाय n कर दिया। लास्ट में क्या किया, उसका रूट कर दिया। तो रूट मतलब क्या, आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका 1/2, मतलब इसका पूरा का अंडरूट कर दिया, हमने पूरा का अंडरूट कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, इसका रूट मीन स्क्वायर हमें मिल गया। अब देखो, अब हम लास्ट में क्या करते हैं, हम सब करते हैं, इस सबको कंपेयर करते हैं। जब हम क्या करते हैं, इस सबको कंपेयर करते हैं, देखो अभी हम इससे कंपेरिजन करते हैं, ठीक है ना। देखो जब हम इसको कंपेरिजन करते हैं, कैसे करते हैं, सबको डिवाइड करते हैं। जैसे भी करते हैं, सबको डिवाइड करेंगे, जब हमने ये वैल्यू और ये वैल्यू को प्लॉट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, जब हम ये वैल्यू को प्लॉट करते हैं तो हमारा आंसर आता है आपका, ये आता है हमारा आंसर, क्या आता है 1.24 आता है। एवरेज का क्या आता है 1.12 आता है, और थर्ड क्या आता है 1 आता है। इसका मतलब क्या होगा, जब हम तीनों वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, सबसे ज्यादा स्पीड होगा इसका आरएमएस, किसका होगा, आरएमएस स्पीड क्या होगा, सबसे क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे होगा, मतलब वो सबसे स्पीड उसका ज्यादा होगा। फिर किसका होगा, फिर आपका एवरेज स्पीड का होगा, फिर आपका किसका होगा, एवरेज स्पीड का सेकंड नंबर पे आएगा। और थर्ड नंबर पे क्या होगा आपका क्या आएगा, आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का आपका थर्ड नंबर पे आएगा। समझ गए बच्चा, हमने कैसे किया वाला पार्ट, कुछ नहीं किया। देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, ये खाली जेडब्ल्यू में काम आएगा, ठीक है, ये खाली जेडब्ल्यू में काम आएगा। अभी आप कौन सा वैल्यू को ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इस वाले वैल्यू को यूज करना है। जब हम क्या करते हैं, तीनों वैल्यू कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है, हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आप ये बोल सकते हो, आपका रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा फास्ट होगा। सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका एवरेज वेलोसिटी आता है, और थर्ड पे क्या आता है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आता है। ध्यान रहेगा बच्चों ये वाला पार्ट, बच्चों ये वाला पार्ट ध्यान रहेगा, Yes, sir. Yes. ध्यान है, Yes. sir. ओके ध्यान रहेगा ना बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो ओके, तो अब देखो ये वाला पार्ट को हम ग्राफ में कैसे पढ़ाई करते हैं, ये वाला पार्ट को हम ग्राफ में कैसे पढ़ेंगे तो उसको देखते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ओके पढ़ो बच्चा, कौन पढ़ेगा इसको, साहिल बेटा पढ़िए। Maxwell-Boltzmann distribution of speed. हाँ, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या, जब हम कंपेयर करते हैं, हम किसमें पढ़ते हैं, आपका मोस्ट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड में हम उसको कंपेयर करते हैं। कैसे करेंगे आगे देखते हैं, ठीक है ना, पढ़िए बच्चा, चलिए बेटा पढ़िए इसको। Based on the theory of probability, gives the statistical average of the speeds of the whole collection of the gas molecules. हाँ, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, ये थ्योरी बेस्ड है आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, ये क्या देता है हमें एक वैल्यू देता है, किसका, स्पीड का वैल्यू देता है। इससे क्या करते हैं, जब हम कोई भी ग्राफ बनाएंगे, जब भी हम कोई भी क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हमें क्या देखना पड़ेगा,
ग्राफ में प्लॉट करने में ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू क्या डिफाइन कर रहा है, कौन सा स्पीड आगे है, कौन सा स्पीड पीछे है, ठीक है ना। अब हम अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आगे पढ़ते समझ में आएगा। आई थिंक आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पढ़िए बेटा, इसको पढ़िए। At a पढ़िए। particular temperature, individual speed of the molecules keeps changing. Distribution of speeds remain the same. हाँ, तो ये वाला पार्ट मैं बोलूंगा काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या होगा, आप ये बोल सकते हो कि इंडिविजुअल पार्टिकल क्या होगा, उसका स्पीड चेंज होगा, लेकिन क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सेम रहेगा। इसका मतलब ये होगा, मान के चलो आज के 10 साल पहले एक इंसान 5,000 रुपये कमाता था, ठीक है ना। अब वो इंसान कितना कमा रहा है, वो इंसान अब कमा रहा है 25,000 रुपये कमा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, भले उसने 5,000 से लेके 25,000 तक पैसे बढ़ाया, लेकिन क्या हुआ, साथ साथ महंगाई बढ़ी, है ना। साथ साथ क्या हुआ, महंगाई भी बढ़ी। महंगा बढ़ने से क्या हुआ, उसे वो सेविंग्स नहीं हो पाया, तो क्या हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ होगा, सेम बना, लेकिन क्या होगा, उसका इंडिविजुअल स्पीड क्या बढ़ गया, आगे बढ़ गया, है ना। अब ये बोलोगे, जो हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या शो करता है, और पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, इंडिविजुअल मोड क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो आपका हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। समझ गए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, समझ गए Yes, बेटा यार sir. एग्जांपल। Yes, sir. जैसे मैंने आपको क्या बोला, जैसे मैंने ये बोला कि 10 साल पहले क्या था, एक इंसान 5,000 कमाता था, अभी क्या रहा है, वो इंसान 25,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन फिर भी उसने कुछ सेविंग नहीं कर पाया। सेविंग क्यों नहीं कर पाया, आप ये बोलोगे क्योंकि महंगाई तो बढ़ गई, उसका पैसा बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, साथ साथ महंगाई बढ़ गई। तो अब क्या बोलोगे, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो हमें सेम ही रहा। हाँ, ये मान सकते हैं उसका स्पीड बढ़ गया, मतलब उससे कमाई बढ़ गई। सिमिलर क्या होगा, गैस की में भी ऐसे ही पार्टिकल हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगेन ये वाला पार्ट आपका, अभी ये वाला पार्ट आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको मैं एकदम सिंपल वे से बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट ग्राफ के बारे में बताऊंगा। अच्छा, क्या सबको ये यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, ये वाला पार्ट Yes, Yes, sir. sir. बच्चों। अब देखो, हाँ अब देखो ग्राफ में क्या होता है, जो हमारा एक्स एक्सिस है, हम वहाँ प्लॉट करते हैं स्पीड के, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीड को प्लॉट करते हैं। और हमारा जो वाई एक्सिस है, हम पे क्या प्लॉट करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या करते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। और देखो अभी क्या रहा आपका, ऐसे ग्राफ, ऐसे क्या रहा आपका ग्राफ बन रहा है। अब देखो एक ग्राफ को मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, इस ग्राफ को मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ, ठीक है ना। सपोज करो बच्चा कि आपका आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में कितना आपका होता है, 100 मार्क का, कितना होता है आपका, 100 मार्क एग्जाम होता है। अब मान के चलो 100 मार्क में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, वो 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, है ना, 90 प्लस लेके आ रहे हैं। 50% बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अराउंड 60 से 70 मार्क के बीच में लेके आ रहे हैं। और क्या हो रहा है आपका, कितना 60, तो क्या हुआ, 30% बच्चे क्या कर रहे हैं, वो आपका 40 से 45 मार्क्स का लेके आ रहे हैं। और अब जो बच्चे 10 मार्क्स कितना लेके आ रहे हैं, वो आपका कितना लेके आ रहे हैं, अराउंड जस्ट पास किया, और वो खाली पास हो पा रहे हैं। अगर आप ऐसे ग्राफ कैसे ग्राफ बनाओगे, ऑब्वियसली आप ऐसे ग्राफ बनाओगे, अगर आप ऐसे ग्राफ बनाओगे, प्लॉट करोगे, अगर मैं आप लिखोगे यहाँ पे मार्क्स, अगर आप यहाँ पे मार्क्स लिखोगे, है ना, अगर आप मार्क्स लिखोगे, तो सपोज मैं यहाँ पे मार्क्स लिखा, यहाँ पे पास 40 50 60 सब ऐसे अगर आप मार्क्स बनाया, तब अगर आप देखोगे तो क्या होगा, आप ग्राफ ऐसा बने, कैसे बनेगा, आपको ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसा बढ़ेगा, फिर आपका ऐसे ग्राफ बन जाएगा। आपका ऐसा ग्राफ क्यों बना, आपका ऐसा ग्राफ क्यों बना, सिंपल सी बात है, जो आपका 90 वाले मार्क्स है, जो आपके 90 वाला मार्क्स कैसा है, वो तो बहुत कम बच्चे लेके आ पर 90 वाला मार्क्स ना, तो यहाँ पे क्या प्लॉट करें, हम यहाँ पे मार्क्स से प्लॉट करें, तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा पार्टिकल होगा, जो ज्यादा भीड़ कहाँ पे होगा, हमेशा भीड़ कहाँ पे होगा, हमेशा भीड़ क्या उसका सेंटर में होगा, ना आगे के ना पीछे के, बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा, ऑलवेज ज्यादा सेंटर होगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्या यहाँ पे आएगा, सेंटर में आपका आएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्या आएगा आपका यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगा। समझ गए बच्चा, सेंटर में क्या आएगा आपका, आएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगा। क्यों, देखो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले कितना आया था, इसका वाले 1 आया था, और आपका एवरेज कितना आया था,
आपका एवरेज क्या आया था, अराउंड 1.12 आया था, है ना बच्चों, है कि नहीं बच्चों, बोलो Yes, हेलो sir. हेलो, Yes, sir. ये आया था। सिमिलरली अगर आपने क्या निकाला, अगर आपने निकाला आरएमएस का, तो उसके कितना ऐसा आया था, आपका आया था, आप बोलो उसका आया था अराउंड 1.2 के आसपास, राइट, कितना आया था बच्चों, कितना था उसका, 1.224. 1.224. है ना, कितना था, 1.224 आया था, क्या था, 1.224 आया था। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1.2 है, यहाँ पे 1.1 है और यहाँ पे 1.2 है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा ग्राफ कहाँ पे होगा, आप बोलोगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा आरएमएस, क्या आएगा आपका आरएमएस वैल्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड आएगा और सेंटर में क्या होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा, ठीक है ना। अब इसको हम ग्राफ में प्रॉपर देखते हैं इसको अच्छे से। ये तो हमने अगेन ग्राफ बनाया, यहाँ पे दिख रहा है, पढ़ो बच्चा, साहिल बेटा इसको पढ़ो बच्चा, जल्दी पढ़ो। Maximum fraction of molecules possesses a speed corresponding to the peak of this curve, referred to as मोस्ट प्रोबेबल, क्या बोलते हैं, हम इसे most बोलते हैं probable मोस्ट, speed. क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, Yes, sir. प्रोबेबल स्पीड, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जो लोग ज्यादा कॉमन है, जो कॉमन क्या होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा सेंटर में लाई करेगा, ठीक है ना। क्यों, क्या आप बोलोगे, सिंपल सी बात है, आपका मोस्ट स्पीड वाले कितना आया था, 1 आया था, है ना, 1 आया था, क्या वो सेंटर में लाई कर रहा है, सिंपल सी बात है। अब देखो आगे पढ़ो बच्चा, आगे पढ़ो इसको। Actual distribution of molecular speeds in a gas depends upon temperature, molar mass. हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना, जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन सा, एक तो टेम्परेचर डिपेंड करता है और आपका मोलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, किस पे, टेम्परेचर और मोलिकुलर मास के ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा, मॉलिक्यूलर स्पीड, क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्पीड सिर्फ इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रहेगा बच्चों, यार पार्ट ध्यान रहेगा बच्चों, हेलो बच्चों, Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब देखो ओके, अब हमेशा ध्यान रखना, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमेशा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हमारा ग्राफ क्या होगा, हमारा ग्राफ आएगा, जो हमारा ग्राफ क्या होगा, वो आपका राइट साइड में शिफ्ट करेगा, क्या होगा, हमेशा राइट साइड में शिफ्ट करेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आपको ग्राफ दिया होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते क्या होगा, आपका ग्राफ भी क्या होगा, क्या होगा, आपका आगे बढ़ेगा। अब सिंपल सी बात है, पहले क्या था, पीयूष आपका 30 किलोमीटर स्पीड बाइक चला था, लेकिन मान के चलो उसमें कोई अर्जेंट काम आ गया, पीयूष क्या होगा, एक अर्जेंट काम है, तो क्या होगा, वो थोड़ा ज्यादा स्पीड से बढ़ाएगा, अब उसकी मोस्ट पर स्पीड कितनी हो जाएगी, 50, क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, समझ पड़ा ना। जैसे भी रहते हैं, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, आपका मोस्ट स्पीड भी होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। समझ गया पार्ट, तो दिक्कत है ना यहाँ पर बच्चों, Yes, हेलो sir. बच्चों। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ काफी अच्छे से, ठीक है ना। ये रहा पार्ट, देखो ये जो ग्राफ है, ये आपका इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये आपका इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा, यहाँ पे लिखा था मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे लिखता मैं नंबर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मैं लिखा स्पीड लिखा। तो आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि देखो हमेशा मोस्ट स्पीड कहाँ पे आएगा, मोस्ट स्पीड कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, इसके आगे, क्यों, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसके वैल्यू में 1 मिली थी, उसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी, उसके बाद आपकी आएगी एवरेज वैल्यू, क्या आएगा, आपका एवरेज स्पीड है, क्यों, इसके वैल्यू में कितनी मिली थी, हमें इसकी वैल्यू मिली थी कितनी, 1 कितना मिलता, 1.12 मिला था, राइट बच्चों, हमें कितना मिला था, 1.12 मिला था। सिमिलरली रूट मीन स्क्वायर क्या होगा, आपका सबसे ज्यादा, क्यों, उसका वैल्यू कितना मिला था, हमें कितना मिला था, कितना मिला था, 1.24. 224. हाँ, ये हमें मिलता। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ग्राफ बनाओगे, हमेशा क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर क्या होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा आगे होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद एवरेज क्या आएगा, फिर किससे आएगा, आपका मोस्ट Most प्रोबेबल probable स्पीड। समझ गए बच्चों ये पार्ट,
Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं ना? Yes, sir. दिक्कत नहीं है ना? अगेन देखो, अब ये बता बच्चों, मान के चलो मैं अगर मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ, सपोज करो ये मेरा ग्राफ है, सपोज करो ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा सेकंड ग्राफ है। मैं बोलता हूँ ये आपका फर्स्ट इंपोर्टेंट है और ये आपका सेकंड इंपोर्टेंट ग्राफ है, ये आपका सेकंड इंपोर्टेंट ग्राफ है। अब मान के चलो ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना? अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको M1 दिख रहा है और आपका M2 दिख रहा है ना? यहाँ पे M2 दिख रहा है। अब बता बच्चों, जिसका वजन ज्यादा होगा क्या वो ज्यादा स्पीड से भाग पाएगा? जिसका नो सर। No, sir. तो क्या होगा? हाँ, तो सिंपल सी बात है, जिसका वजन ज्यादा होगा वो कम स्पीड भाग गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो M1 है उसकी स्पीड क्या है, उसका स्पीड कम है। यहाँ पे देखो ये उसकी स्पीड कैसा यहाँ पे कम है, लेस है। लेकिन मैं बोलता हूँ जो मास किसका है, जो M2 है उसका मास कैसा लेस है, कैसे उसका मास लेस है, तो क्या होगा उसका वजन क्या होगा, थोड़ा सा उसका स्पीड कैसा होगा, थोड़ा फास्ट होगा। क्या होगा उसका? फास्ट होगा। तो क्या होगा उसकी स्पीड क्या पाएगा, यहाँ पे लाइक करेंगे। अब मान के चलो एग्जाम आपको ऐसे पूछते हैं, आपको ऐसा दे देंगे, यहाँ ऐसा ग्राफ दे देंगे आपको ऐसा, और आपको बोलेंगे एक आपको क्लोरीन है, एक आपका क्या है, क्लोरीन है, दूसरा आपका नाइट्रोजन है। आपको ये बोलेंगे कौन सा वाला ग्राफ किसका होगा, कौन सा वाला ग्राफ किसका होगा। क्या होगा? सिंपल सी बात है, जो नाइट्रोजन है उसका मास कैसा है, कम है, उसको स्पीड कैसा होगा, उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। तो आप ये बोलोगे जो M2 है किसको रिफर करेगा, ये M2 का ग्राफ इसका, क्यों? क्योंकि इसका स्पीड कैसा, ज्यादा स्पीड है। सिमिलरली अगर बात करो क्लोरीन की, क्लोरीन का मास कैसा है, ज्यादा मास है, तो उसका स्पीड कैसा होगा, कम होगा। तो ये कौन सा वाला होगा, ये आपका M2, क्या होगा, ये आपका M2 वाला होगा। समझिए बेटा वाला पार्ट जिससे। हेलो बच्चों, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया वाला पार्ट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. शिवानी बेटा, आदित्य, सचिन, रितु, सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? ये पार्ट अच्छे से आ रहा है? यस सर। देखो सिंपल सी बात ये है, आपको ये समझना है सबसे पहले, जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्पीड कैसा होगा, कम होगा। तो अगर स्पीड कम है तो ग्राफ में उसका वैल्यू कहाँ पाएगा, पहले आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ क्लोरीन है, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या है आपका, क्लोरीन है, क्लोरीन का मास कैसा है, ज्यादा है। मास कैसा है इसका, ज्यादा मास है। अगर इसका मास ज्यादा तो इसका स्पीड कैसा होगा, इसका स्पीड होगा लेस स्पीड होगा। अगर लेस स्पीड तो ग्राफ इसका वैल्यू कहाँ पे होगा, ये इसका क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, ये आपका स्पीड दिखाएगा। लेकिन अगर बात करो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या होगा, उसका मास कैसा है, उसका मास कम है, तो स्पीड कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो क्या होगा, इसका मास क्या होगा, इसका स्पीड होगा, ये स्पीड होगा उसका। ये अलपट समझ गए Yes, sir. बेटा? सारे बच्चे यहाँ पे, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, तो सारे बच्चे पे समझ गए पाठ को, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज हम इसको बाद में भी वापस समझ सकते हैं, ठीक है? अभी 11 बज गए, हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना? तो आई थिंक यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों? आज Thank you, के लिए sir. काफी है। Good night, sir.